नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। प्रतिदिन आने वाली खबरों के बीच में असल खबर क्या है, काम की खबर क्या है, खबर का अर्थ क्या है, यही समझते हैं हम न्यूज डिकोड में। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ कह जाती है और इसको डिकोड करना पड़ता है। आज राहुल गांधी का एक वीडियो इसी यात्रा के दरमियान का वायरल हो रहा है। वीडियो बड़ा दिलचस्प है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। मंगलवार को यात्रा ने झालावाड़ शहर को पार किया। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ। यात्रा के दौरान बीजेपी के झालावाड़ कार्यालय की छत पर कई लोग इकट्ठा थे। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद राहुल गांधी ने छत पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस दिया। राहुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लगातार गैर राजनीतिक बताने में जुटे हैं। हालांकि तमाम मंचों से वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार को कोसने से नहीं चूकते। तो राहुल गांधी का ये जेस्चर लोगों ने, जिसने भी देखा उसने इस वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड किया। लेकिन हम थोड़ा आगे आकर के इसके बारे में और जानकारियां लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर मिल चुका होगा, देखा होगा और पसंद भी आया होगा। अब राहुल गांधी का ये जो एक पूरा एटीट्यूड है, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे घटनाक्रम इतिहास में हुए हैं राहुल गांधी से जुड़े हुए। संसद की कुछ तस्वीरें संभवतः आपको याद आई होंगी। राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना मानते हैं। राहुल ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो असहमति का सम्मान करते हैं, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। मोदी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी समर्थकों को लगा होगा कि राहुल इस हरकत से जरूर एम्बैरेस होंगे, शायद संभवतः असहज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल ने उल्टे शालीनता से मुस्कुराकर उनका जवाब दिया, अभिवादन किया, उन्हें फ्लाइंग किस दे दी। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी समर्थकों की उम्मीदों पर या एक तरह से उकसावे पर पानी फेरा। राहुल गांधी ने यह बात सिद्ध कर दी कि वो एक परिपक्व नेता हो चले हैं, जो विरोध को इग्नोर करना, डाइजेस्ट करना जानते हैं, विरोधियों को अपने अंदाज में जवाब देना जानते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जैसा हमने आपसे कहा कि कई बार इन्हीं तस्वीरों में बाद में या साथ में कुछ ऐसी चूक हो जाती हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती और इस पर बवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा इस पर कुछ नहीं हुआ। इधर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद जो सालों से, दशकों से चला रहा है, मंगलवार को हिंसक हो गया। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वैदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों के ऊपर पथराव कर दिया। ये घटना हिरबाग गिवाड़ी टोल नाके के पास में हुई है। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर इस घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों में जय महाराष्ट्र लिख दिया। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे चिक्कोड़ी से कर्नाटक में प्रवेश करके विरोध करने की कोशिश की तो उनको हिरासत में लिया गया। वहीं कोल्हापुर के शिवसेना प्रमुख विजय देवाने को इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। कर्नाटक के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहे थे। ट्रकों पर पथराव की घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बातचीत की। इस पर नाराजगी जाहिर की। मुंबई ने कहा इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा तय की जाएगी, पक्की की जाएगी। अब जरा थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलते हैं इतिहास में कि दरअसल ये झगड़ा आज का तो नहीं है, दशकों का है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का सीमा विवाद है क्या, जरा इसको आज हम समझते हैं, इसको हम डिकोड करते हैं। दोनों राज्यों के बीच में बेलगावी, खानापुर, निप्पानी, नंदगाड़ और कारवार की सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है। 1956 के दौर में
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निप्पानी, नांदगाड़ और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग पहली बार की थी। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया, विरोध हुआ। कर्नाटक तब मैसूर हुआ करता था। मैसूर के तत्कालीन सीएम एस निंजलिपा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नायक इसके लिए तैयार हो गए। कर्नाटक भी तब तैयार था क्योंकि इसे 247 गांव वाला बेलगावी मिल रहा था, लेकिन निप्पानी और खानापुर को खोने के कारण उसमें एक असंतोष भी कहीं अंदर था। दोनों राज्य अपनी जगह ना छोड़ने और ना किसी और की जगह लेने की नीति पर कायम रहे और इसी के चलते यह मुद्दा बार बार सिर उठाता रहा है। फिर 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक से 814 गांव दिलवाने की मांग की। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कर्नाटक मामले की सुनवाई में गैर हाजिर रहकर इस जिले से लगातार बच रहा है। हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से हमको ऐसा दिखा है कि किसी विवाद को टालना और इस पर खुलकर अपनी बात न रखना, इस पर तैयारी के साथ अदालत में अपना पक्ष न रखना, ये इस पूरे मामले को अब तक लिंगर ऑन करके या रोक करके रखा हुआ है और अक्सर ऐसी झड़पों या विवादों की वजह बनता है, उनकी जड़ में। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां लव जिहाद पर आज कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी का क्रम देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष ने लव जिहाद के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया है। एमपी समेत देश के दूसरे प्रदेशों में लव जिहाद के मामले आते रहते हैं। बीते दिनों इंदौर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया था। लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लव जिहाद पर सवाल उठाए। गोविंद सिंह ने दावा किया कि लव जिहाद होता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लव जिहाद नाम की सगुफा केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद है नहीं। हमारे संविधान में सभी को किसी भी धर्म से शादी करने का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ ही इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर। ये भी आप देखें तो इससे विपक्ष का और कांग्रेस का सोच उजागर होता है। नेता प्रतिपक्ष जी बिना किसी सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद पर कांग्रेस बीजेपी के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिलती है। बीते दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि लव जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये खबर आपने देख ली। माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में सियासी लड़ाई है, लेकिन लव जिहाद पर होने वाली सियासत क्या सही है? क्योंकि यह अब एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इस बात को डिकोड करते हैं। ये बात अटल सत्य, एक फैक्ट है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लव जिहाद के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं और इन दिनों इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है। लव जिहाद के मामलों पर सियासत करना, लव जिहाद को फर्जी बताना, लव जिहाद के पीड़ितों के साथ एक अन्याय है क्योंकि इसके पीड़ित मौजूद हैं हमारे आसपास। साथ ही ऐसा करना लव जिहाद के आरोपियों को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन देने समान लगता है। हमारे आपके सामने लव जिहाद की कई पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं। क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? लव जिहाद शब्द एक प्रतीक मात्र है। दरअसल समस्या है आप अपनी पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर किसी को भी अपने प्रेम जाल में फंसाएं, अपराध करें, ब्लैकमेल करें, दबाव डालें कि आप भी अपना धर्म बदल लें। यह गलत है। कुल मिलाकर लव जिहाद यानी धर्म परिवर्तन, जबरन कराना, छिपाकर धोखा देकर शादी या प्यार करना, यह सियासी मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कोई भी मुद्दा, कोई भी गंभीर विषय आज सियासत से अछूता नहीं है, चाहे वो बेहद निजी धर्म हो या धर्म परिवर्तन जबरन कराए जाने का मुद्दा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत पर। यहां उपचुनाव तो हो गए हैं, नतीजों का दिन आने वाला है, लेकिन बीजेपी के ब्राह्मण नेता इन पर अभी भी दोनों तरफ से वार पलटवार जारी। कांग्रेस ने निशाना साधा। बीजेपी आदिवासी अस्मिता का कार्ड इस मामले में खेल रही है। आज क्या हुआ है देखें आप। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हो चुका है। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन चुनाव में जिस तरीके से प्रचार युद्ध हुआ उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेताम के जरिए कांग्रेस पर आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं। पूर्व सांसद रामविचार नेताम का कहना है
कि आदिवासी समाज कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने गरीब आदिवासी परिवार के बेटे के चरित्र हनन का षड्यंत्र किया है। उदाहरण प्रस्तुत किया गया। मैं समझता हूं कि इसे हमारा पूरा आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। और बात यही खत्म नहीं होती। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने की साजिश रचने और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ब्रह्मानंद नेताम हॉट टॉपिक बने हुए हैं। देखना होगा कि भानु प्रतापपुर की जनता का क्या मूड है। कहने का मतलब यह कि ब्रह्मानंद नेताम सियासत के केंद्र बिंदु बने हुए हैं और भविष्य में नेताम सुर्खियों में रहने वाले हैं, ये बात साफ तौर पर दिख रही है। जरा इस पूरे विषय को हम एक बार फिर डिकोड करते हैं। पहली बात जो स्पष्ट नजर आती है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आने तक कम से कम ब्रह्मानंद नेताम पूरी तरह रेलेवेंट मुद्दा बनकर सामने रहेंगे, इन पर बयान आते रहेंगे। नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी का हौसला बुलंद होगा, उसके आरोप और तेजी के साथ सत्ता पक्ष पर लगेंगे। लेकिन अगर ये कांग्रेस के पक्ष में नतीजे होंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप बीजेपी लगा सकती है, एक षड्यंत्र की बात को आगे बढ़ा सकती है। इस बात का संकेत आज पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयानों से लग गया। इसके अलावा ब्रह्मानंद नेताम के बहाने बीजेपी आदिवासी अस्मिता का कार्ड अभी से खेल रही है। यह भी सच है कि आने वाले दिनों में ब्रह्मानंद नेताम को पुलिस जांच का सामना करना ही है, जो हम बार बार कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो दिखता है। नेताम को अपना कानूनी पक्ष प्रबल करना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं कांग्रेस एक नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्मीदवार बनाए जाने का मुद्दा बार बार उठाती रहेगी। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर 8 तारीख से पहले अब किसी भी माहौल का कोई सियासी लाभ किसी पक्ष को मिलेगा ऐसा लगता नहीं। वापस मध्य प्रदेश की खबर पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के टिकट के दावेदार अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुट गए। इसी बीच ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीट के ऊपर भाजपा नेताओं के बीच सबसे ज्यादा टशन है, टक्कर है। ये कौन सी हैं, रिपोर्ट देखें आप। ग्वालियर की पूर्व और दक्षिण सीटों पर बीजेपी के टिकट के लिए मचेगा घमासान। ग्वालियर पूर्व विधानसभा की सीट पर बीजेपी के टिकट के लिए मुन्ना लाल गोयल, माया सिंह, अनूप मिश्रा और आशीष अग्रवाल कर रहे हैं जोर आजमाइश। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, अनूप मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, समीक्षा गुप्ता और सांसद सेजवलकर के बेटे प्रांशु सेजवलकर टिकट के लिए सक्रिय हैं। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की गढ़ कही जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास है। ऐसे में पार्टी का हर नेता इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो हर एक चुनाव में होता है, ऐसा तो नहीं होता आजकल की किसी विधानसभा सीट पर एक ही ताकतवर उम्मीदवार है, एक ही ऐसा व्यक्ति हो जो जिसको पार्टी चुनाव लड़ा सके। 2-2, 3-3, 4-4 हमेशा होते हैं इस तरह के लोग। पार्टी उसे फिर तय करती है। इन दोनों सीटों पर दावेदार अभी से पार्टी और बड़े नेताओं को किसी न किसी तरीके से अप्रोच करने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी में टिकटों का बंटवारा बड़ा मुश्किल होने वाला है। हर आदमी की इच्छा रहती है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, विधायक बनूं, तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। लेकिन 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पूरे ग्वालियर जिले की 6 की 6 सीट जीतेगी। बहरहाल ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी टिकट दिलाने से लेकर उन्हें जिताने तक लगेंगी। चलिए, खबर आप देख चुके हैं। अब जरा भारतीय जनता पार्टी किस समस्या में है, क्या दिक्कत है उस इलाके में, इसको भी डिकोड कर लें। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जो कभी भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, लेकिन 2018 चुनाव में कांग्रेस ने वहां बाजी मारी। ग्वालियर चंबल में 34 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और 18 में 27 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को मिली थी और बीजेपी को केवल 7 से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के साथ इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके हैं, जो तब वहां कांग्रेस के विनिंग फैक्टर माने गए थे। सिंधिया समर्थक कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में टिकट बंटवारा ये सिरदर्द तो बनना ही था। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं और बीजेपी के पहले वाले मूल नेताओं के बीच में प्रतिद्वंद्विता देखने को तब भी मिली है और अभी भी तय। अभी से इसको लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में इस इलाके में टिकट बांटना वाकई चुनौती है। इस वितरण के वक्त में प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर बड़े नेताओं के बीच में खींचतान देखना तय है। कुल मिलाकर ग्वालियर वो इलाका होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से चुनावी जंग से पहले खुद अपने अंदर के नेताओं को साधना,
उससे बड़ी चुनौती होगा। ग्वालियर चंबल में सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे कई दिग्गज हैं, क्षत्रप हैं जो अपने अपने समर्थकों के साथ में मौजूद हैं और इनमें सामंजस्य बनाना न तो मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं आला कमान के लिए कम सिरदर्द होगा और न केंद्र के लिए। आगे आते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभार आज से बदल चुका है। कुमारी शैलजा एक बड़ी अनुभवी नेता, उनके तौर पर एक नया प्रभारी कांग्रेस को मिल चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा का स्वागत किया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अब सीधे तौर पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की पहली सर्जरी की है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी पद से पीएल पुनिया को मुक्त कर दिया है। पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है। इतने साल से हमारी सरकार चल रही है, वहाँ बढ़िया चल रही है, उसमें सबका योगदान भी है, तो ऐसी इस तरह की डिफरेंसेस की कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मैच्योर लोग हैं, मैच्योर नेतृत्व है, मिलकर काम किया है और आगे करेंगे। कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुशी का इजहार किया, तो वहीं बीजेपी ने इस बदलाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अंदर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश की जो हालात है जनता समझ चुकी है। प्रभारी के बदलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी का हाल देखना चाहिए। अब जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ ये सर्वथा अनुचित बात है। कुल मिलाकर कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। देखना होगा कि हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा रही कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में कितना कमाल दिखा पाती हैं। तो अब पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस को संभालेंगी। कुमारी शैलजा बेहद अनुभवी हैं, लेकिन आज इन्हें संभवतः आपने भी सर्च किया होगा कि क्या इनकी चुनौतियां रहने वाली हैं। इस पर भी हम खुलकर बाद में बात करेंगे, लेकिन उनका अभी तक का पूरा करियर सफर और उनकी अभी तक की उपलब्धियां जरा इसको भी देख लें। कुमारी शैलजा दरअसल हरियाणा कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें खाटी समाज का प्रखर नेता माना जाता है। कुमारी शैलजा ने अपनी राजनीतिक जीवन को 1990 में शुरू किया। हरियाणा से 4 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। 2 बार सिरसा और 2 बार अंबाला संसदीय सीट से सांसद बनी हैं। 2014 में चुनाव हारने के बाद वो राज्यसभा सांसद बनी थी। कुमारी शैलजा के पिता कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दलबीर सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। यानी पूरा परिवार वहां की राजनीति में सर्वोपरि रहा। 18 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 2017 में पीएल पुनिया को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया था। 2018 में सत्ता में वापसी से इनकी रणनीति को काफी अहम माना गया, इनके तालमेल को सराहा गया। 2018 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पीएल पुनिया ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया था। 2020 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसीलिए अब उन्हें यहां के प्रभार से मुक्त किया है। कांग्रेस का इसमें तर्क है कि रूटीन है और 6 साल का तकरीबन उनका पूरा कार्यकाल हुआ है और ऐसा कांग्रेस में अपनी परंपरा के मुताबिक किया है। कोई दबाव नहीं, कोई विरोध नहीं। लेकिन बीजेपी के पास में भी मौका है। उनके बार बार प्रभारी बदले जाने पर कांग्रेस ने भी कई बार कटाक्ष किया है। आज के न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। अपना और परिवार का आप अच्छे से ख्याल रखें। न्यूज डिकोड के इसी मंच पर कल फिर से खबरों के सफर और उनको समझने का क्रम शुरू करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।